घने जंगलों में एक औरत माया अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रही थी। उसके पीछे एक अहंकारी आदमी उसका पीछा कर रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ, कहाँ तक भागोगी? अगर अब नहीं रुकी तो मेरे गुस्से का सामना करना होगा जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। तुम में इतनी शक्ति नहीं है। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। माया की सांसें फूल रही थी। अचानक वो जंगल के एक मोड़ पर एक आदमी से टकराकर गिर पड़ी। वो कोई और नहीं, उसका पति राघव था। राघव उसे थामता है। तभी हर्ष वहाँ पहुँचता है। बहुत खूब। अच्छा हुआ कि तू मुझे मिल गया। क्यों रे, तू ही इसका पति है ना? सुन, मुझे तेरी पत्नी पसंद आ गई है। बोल, इसके बदले कितना धन चाहिए? ये मुझे चाहिए, बस तू इसकी कीमत बता। बोल। होश में आओ। मेरी पत्नी मेरी इज्जत है, कोई बाजारू वस्तु नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगा पर इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। बात करते हो? अरे देना तो तुझे होगा। सुन, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुझे बर्बाद कर सकता है। जिद मत कर, फालतू में सौदा कर ले शांति से। कसम भगवान की, मर जाऊंगा पर अपनी मर्यादा का सौदा नहीं करूंगा। चले जाओ चुपचाप यहाँ से, जाओ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर रहने दो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अगर ये सुंदर औरत मेरी नहीं हो सकती तो याद रखना राघव, ये तेरी भी नहीं होगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। हर्ष एक झटके में राघव को धक्का देकर माया को लेकर जाने लगता है। राघव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हर्ष की ताकत के आगे वो बेबस हो जाता है। चल 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 चल। राघव, मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे राघव। अरे छोड़ो छोड़ो, उसे छोड़ दो। अरे कोई बचाओ बचाओ बचाओ। अरे छोड़ो छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। माया माया माया। हर्ष माया को लेकर घने अंधेरे में ओझल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी गुर्जर मालिक के पास जाना होगा। वही अपने बेटे के इस पाप को रोक सकते हैं। राघव बदहवास होकर हवेली की ओर भागता है। दूसरी तरफ हर्ष माया को एक सुनसान जगह ले जाता है, जहां माया उसे जोर का धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है। तुम मुझसे भाग नहीं सकती माया। अरे तुम जितनी भी कोशिश करोगी, मेरा जुनून उतना ही बढ़ेगा। तुम अपनी दौलत और ताकत के नशे में अंधे हो गए हो हर्ष। जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं बनता, सिर्फ नफरत जन्म लेती है। मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। अब बताओ, क्या अभी भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अरे तन्ने मुझे ठुकराया, हर्ष गुर्जर को ठुकराया। अरे जो इस गांव के सबसे अमीर खानदान का वारिस है, तू उसे ठुकराएगी? ए माया, ये नफरत तुझे बहुत भारी पड़ेगी रे। मैं सोच चुकी हूँ। मैं अपने पति राघव से बहुत प्रेम करती हूँ और वही मेरी पूरी दुनिया है। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मेरे मन में सिर्फ घृणा है। माया वहाँ से तेज कदमों से घर की ओर निकल पड़ती है। अरे तुमने हर्ष गुर्जर का अपमान किया है माया। अब देखो एक गुर्जर का बदला कैसा होता है। हमारे खानदान में जो नफरत एक बार शुरू हो जाती है ना, उसे कई जन्मों तक नहीं मिटा पाओगे तुम। जन्मों जन्मों तक चलेगी ये, जन्मों जन्मों तक। अब देख मैं क्या करता हूँ। उधर रास्ते में माया को राघव मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देख राहत की सांस लेते हैं। हाँ, हे माया, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी हवेली ही जा रहा था ताकि हर्ष के पिता को सब कुछ बता सकूं। अरे कैसी हो? क्या क्या? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैंने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी है। वो अब फिर कभी मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। चलिए घर चलते हैं। फिर दोनों घर की तरफ चले जाते हैं और आधी रात होते ही हवेली के बाहर हर्ष आकर खड़ा हो जाता है। तभी संदीप भागते हुए आता है। कहिए छोटे साहब, मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? संदीप, जो मैंने कहा था उसका इंतजाम हो गया? हाँ हाँ जी छोटे साहब, उस औषधि का इंतजाम भी हो गया है और सुबह गांव वालों के सामने जैसा आपने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही नाटक करूंगा। ठीक है, सुबह होते ही अपनी चाल चलना, बस मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। संदीप वहां से चला जाता है। माया, कल तुम्हारा इस गांव में आखिरी दिन होगा। सो लो आज की रात चैन से, कल तो तुम दर दर भटकोगी। अगली सुबह माया और राघव के घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। संदीप भीड़ के बीच बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। राघव जी, देखिए बाहर इतना शोर कैसा, और ये कौन रो रहा है? जैसे ही राघव और माया बाहर आते हैं, संदीप अपनी उंगली राघव की तरफ उठा देता है। अरे देखो सरपंच जी, देखो, अरे देखो गांव वालों, यही है वो वैद्य जिसकी गलत दवाई खाने से मेरे निर्दोष पिता आज नहीं रहे। देखो सब लोग, देखो देखो। ए संदीप, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं पिछले 5 सालों से सबको औषधि दे रहा हूँ। मेरी दवा किसी की जान ले ही नहीं सकती। ये सरासर झूठ है। देखो सरपंच जी, देखो, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये कातिल मुझे ही झूठा बता रहा है। क्या एक गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती है क्या? तभी भीड़ को चीरते हुए हर्ष गुर्जर वहां पहुंचता है। ये क्या देख रहा हूं मैं? हमारे गांव में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और राघव तुम इसे झूठा कह रहे हो? तुम यहाँ के वैद्य हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लोगों की जान से खिलवाड़ करने का हक मिल गया है। तुम गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, हर्ष बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। राघव, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे तुम्हारी लापरवाही से एक बेगुनाह की जान चली गई। तुम अब इस गांव में रहने लायक नहीं हो। नहीं, ये सब झूठ है सरपंच जी। ये जरूर इस हर्ष की चाल है। इसी ने गांव वालों को भड़काया है। मेरे पति निर्दोष हैं। जबान संभाल के बात करो माया। तुम एक मामूली वैद्य की पत्नी होकर मुझ जैसे गुर्जर परिवार पर इल्जाम लगा रही हो। सरपंच जी, क्या आप ये सब कुछ चुपचाप देखते रहेंगे? अगर मैंने अपने पिताजी को बुला लिया तो उनके गुस्से से ना ये गांव बचेगा और ना ही आप। नहीं, अरे बेटा, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा सुनो, मैं सुन राघव, ससुरा, तू अपनी पत्नी को लेकर अभी इसी वक्त ये गांव छोड़ दे और आज के बाद तुमसे कोई औषधि नहीं खरीदेगा। है तुम्हारी वजह से किसी का घर उजड़ा है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। निकलो यहाँ से, नहीं तो। ऐसा मत करिए सरपंच जी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से ये छोटा सा घर बनाया। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, सरपंच जी, कुछ नहीं किया। हाँ, सरपंच जी, अगर ये यहाँ रहा तो मैं ये गांव छोड़ दूंगा। मैं उस इंसान की शक्ल नहीं देख सकता जिसके वजह से मेरे पिताजी चल बसे। बस बहुत हुआ। मैं कहता हूँ राघव, निकल जाओ अपनी माया को लेकर। ए माया, अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाओ। चलो और निकलो यहाँ से, चलो निकलो। गांव वाले गुस्से में राघव के घर में घुस जाते हैं और उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं। राघव सिसकते हुए अपना सामान बटोरता है और माया के साथ
घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। अब हम क्या करेंगे माया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। गांव वाले संदीप की बातों में आ गए। पर राघव जी, क्या आपने सच में उसे कोई ऐसी औषधि दी थी? अरे उसने सिर्फ दर्द की दवा मांगी थी, मैंने उसे एक छोटी सी शीशी दे दी। भला उससे किसी की जान कैसे जा सकती है? ये सब एक सोची समझी साजिश है हमें बर्बाद करने की माया, मैं बता रहा हूँ, साजिश है ये। फिर दोनों परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। राघव हिम्मत जुटाकर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करता है। मैं गांव जाकर देखता हूँ। 5 सालों से मैंने गरीबों की सेवा की है, सबका मुझ पर से विश्वास नहीं उठ सकता है, कोई तो मेरी बात सुनेगा ना। फिर राघव गांव की तरफ निकल पड़ता है। मुझे घबराहट हो रही है, गांव वाले गुस्से में हैं, कहीं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे उनके पीछे जाना होगा। जैसे ही राघव गांव की सीमा पर पहुंचा, गांव वाले उसे देखते ही घेर लेते हैं। माया ये देखकर सन्न रह जाती है और वो भागती हुई हर्ष की हवेली पहुंचती है। हर्ष, मेरे पति को बचा लो, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया है, वो बेगुनाह है। ओह, तो तुम मेरे पास आई हो। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तुमने मुझे ठुकराया था ना, अब देख लो, तुम्हारे पति की जान मेरे हाथ में है। जो चाहो वो ले लो, बस उन्हें बचा लो। बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो एक इशारे पर तुम्हारे पति की जान बख्श दी जाएगी। तुम बस बोलो, मंजूर या ना मंजूर, बोलो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। हाँ, तो शर्त सीधी है माया, तुम्हें अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर मेरे पास आना होगा, वो भी पूरी इज्जत के साथ, मेरी बनकर। तभी मैं राघव को उन गांव वालों के चंगुल से बचाऊंगा और उसे फिर कभी कोई खरोच तक नहीं आएगी। तुम बोलो हाँ। तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो, एक सुहागन को उसके पति से जुदा करने की बात करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, तो याद रखना, मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने पति को उन पत्थर दिल गांव वालों से बचाकर ले आऊंगी, पर तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी। माया वहां से बिजली की तरह दौड़ती हुई निकल गई। एक न एक दिन तो तुम्हें घुटनों पर आना ही होगा। उधर गांव के बाहर राघव जमीन पर पड़ा था। माया भागती हुई उसके पास पहुंची। राघव जी, आप ठीक तो है ना? देखिए, मैं आ गई हूँ। माया, अरे गांव वाले मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज वही हाथ मुझ पर पत्थर उठा रहे हैं जिन्हें मैंने दवाइयाँ देकर ठीक किया था। चलिए जी, यहाँ से तुरंत निकलना होगा। गांव वाले पत्थर दिल के हो चुके हैं, वो फिर हमला कर सकते हैं। माया किसी तरह सहारा देकर राघव को घने जंगल की गहराइयों में ले गई। चलते चलते उनकी नजर एक विशाल और पुरानी गुफा पर पड़ी। देखिए, सामने वो गुफा है। फिलहाल हमें वहीं आसरा लेना होगा। ऐसे खुले जंगल में हम कब तक भटकते रहेंगे? ठीक है, चलो चलते हैं। फिर जैसे ही वो गुफा के भीतर दाखिल हुए, उन्हें गुफा की पिछली दीवार पर एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा आम लकड़ी या लोहे का नहीं, बल्कि चमकते हुए पत्थरों से बना था। हैं? ये गुफा के अंदर दरवाजा कैसा है? काहे माया, देखो, ये तो बहुत अजीब गुफा लग रही है।
पता नहीं, रुकिए मैं देखती हूँ। जैसे ही माया ने उस दरवाजे को छुआ, उसे बिजली जैसा एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे की ओर गिर पड़ी। ये क्या था? इस दरवाजे को छूते ही ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर से कोई ऊर्जा गुजरी हो। ये कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि कोई मायावी दरवाजा है। छोड़ो इसे माया, इस पर ध्यान मत दो। वैसे भी हम गुफा के मुहाने पर रह सकते हैं। इस दरवाजे के पास तुम फिर कभी मत आना। और ये पूरे जंगल में मेरे ख्याल से यही एक गुफा है जहां हम रह सकते हैं, तो हम यहीं रहेंगे, है ना? हाँ ठीक है जी, अब आप उस गांव में फिर कभी मत जाना। उन्होंने हमें अपना दुश्मन मान लिया है। अब आप औषधि बेचना भी छोड़ दीजिए। इसी ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम जंगल के फल तोड़ेंगे और उन्हें पास के दूसरे गांव में बेचेंगे। अरे सालों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। अपनी ही मिट्टी से बेदखल हो गए। अब अपनी ही मिट्टी दोनों वहीं बैठकर रोने लगे। फिर धीरे धीरे 20 वर्ष का वक्त बीत गया। इसी बीच उनकी 2 खूबसूरत बेटियां बड़ी हुईं, सूफिया और अदा। दोनों अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती थीं। अदा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम कब तक इस अंधेरी गुफा में रहेंगे। पिताजी और माँ अब बूढ़े हो गए हैं। इस गुफा की नमी में उन्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही। क्या हमारी पूरी जिंदगी यहीं बीत जाएगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सूफिया। हम बेटियां हैं और बेटियां होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता को इस बुढ़ापे में अच्छा खाना, साफ कपड़े और एक सुरक्षित घर दे सकें। हम उस जालिम गुर्जर परिवार की वजह से अब और नहीं छिप सकते। मुझे लगता है कि हमें गांव जाना चाहिए और कोई काम ढूंढना चाहिए। अगर थोड़े पैसे हाथ में होंगे तो शायद हम उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, पर गांव वाले हमें देखकर पहचान लेंगे। एक काम करते हैं, हम अपने चेहरे पर नकाब बांध लेते हैं। नकाब में कोई हमें पहचान नहीं पाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ सोफिया, तुम ठीक कह रही हो। और सुनो, अगर हमने माँ और पिताजी को इस बारे में बताया तो वो डर के मारे हमें कभी नहीं जाने देंगे। चलो चुपचाप चलते हैं। फिर दोनों बहनों ने अपने चेहरे पर मजबूती से नकाब बांधा और गांव की पगडंडियों की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वो गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंची, तभी सामने से हर्ष गुर्जर गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर अदा की आंखों पर पड़ी, अरे ये खूबसूरत लड़की कौन है? आज से ठीक 20 वर्ष पहले बिल्कुल ऐसे ही नीली और चमकती आंखें उस माया की थीं। उस एक औरत की याद में मैंने आज तक विवाह नहीं किया, और आज ये आंखें, हाय 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 हाय, ये तो बिल्कुल वैसा ही एहसास दिला रही हैं। हर्ष एकदम अदा को देखने लगा। ये अधेड़ उम्र का आदमी मुझे इस तरह पागलों की तरह क्यों घूर रहा है? क्या इसे हम पर कोई शक हो गया है? इसके पहनावे से तो लग रहा है ये गांव का कोई सेठ है, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आगे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, 20 साल पहले मैं उसे तो नहीं पा सका, लेकिन इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसकी नीली आंखें इतनी जादुई हैं जैसे पूरा आसमान खुदा ने इसकी आंखों में उतार दिया हो। इसकी आंखें ऐसी हैं तो इसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। हर्ष गुर्जर तेजी से चलकर अदा और सोफिया के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। आप कौन हैं और इस तरह हमारे रास्ते में क्यों खड़े हैं? वही तो मैं पूछने वाला हूँ कि तुम दोनों हो कौन? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी अपने गांव में नहीं देखा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सेठ जी, हम पड़ोस के गांव से आए हैं। हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं और उनके पास कोई सहारा नहीं है।
हमने सोचा कि इस गांव में आकर कुछ काम करेंगे जिससे 2 पैसे कमा सके और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सके। अच्छा, तो तुम दोनों काम की तलाश में यहाँ आई हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी हवेली में काम दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपना ये नकाब हटाना होगा। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, क्योंकि बिना किसी पहचान के मैं अनजान लोगों को अपने घर में कदम नहीं रखने देता। माफ कर दीजिए सेठ जी, पर मैं ये नकाब नहीं हटा सकती। मेरे परिवार वाले और मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़कियों को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। मैं उनकी दी हुई मर्यादा नहीं तोड़ सकती। हाँ हाँ सेठ जी, हम बहुत मजबूरी में काम करने निकली हैं, वरना हमारे खानदान की कोई भी लड़की आज तक दहलीज के बाहर नहीं आई। अरे, ये दोनों तो बहुत ही संस्कारी और सुशील लग रही हैं। अगर मैंने अभी इनके साथ जोर जबरदस्ती की तो ये चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। इन्हें धीरे धीरे जाल में फंसाना होगा। अच्छा, ठीक है। देखो, तुम लोग बहुत संस्कारी घर की लग रही हो। मैं भी तुम्हारे संस्कारों का इज्जत करता हूँ। चलो मेरी हवेली में चलो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें वहाँ क्या काम करना है। चलो आ जाओ। फिर हर्ष गुर्जर चलता है और दोनों बहनें पीछे पीछे चलने लगती हैं। कुछ ही देर में वो एक बड़ी सी हवेली में पहुंच जाती है। तो ये रही मेरी हवेली, और इस हवेली में तुम दोनों जितने भी काम होंगे वो सारे तुम दोनों ही करोगी। क्या इसमें आपकी पत्नी नहीं है? नहीं। क्या है कि हमने कोई विवाह नहीं किया, क्योंकि आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। जाओ, तुम दोनों अपने अपने काम में लग जाओ। फिर दोनों बहनें वहां से हवेली के अंदर चली जाती हैं और काम करने लगती हैं। इसी आदमी की वजह से मेरी माँ और पिताजी और हम लोग इतने दिनों तक उस गुफा में रहने को मजबूर हुए। हाँ, इस व्यक्ति का चेहरा देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि इसकी वजह से हमारी जिंदगी तो नरक बन चुकी है। बस हमें किसी भी तरह इस गांव में रहना है और कुछ पैसे कमाने हैं। उसके बाद तो हम अपने माता पिता को किसी भी तरह इस गांव में जरूर लाएंगे, इज्जत के साथ। फिर दोनों हवेली में काम करने लग गईं। वहीं दूसरी तरफ गुफा में बैठे माया और राघव दोनों परेशान हो रहे हैं। ये क्या जी, हमारी बेटियां कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? हे भगवान, कहीं वो दोनों गांव की तरफ तो नहीं चली गईं? नहीं, मैंने उन्हें बहुत मना किया था। उन्हें गांव की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। शायद वो किसी काम में फंस गई होंगी, आ जाएंगी। ठीक है, मैंने कुछ फल तोड़े हैं तो मैं उस गांव की ओर जा रहा हूँ। अगर वो दोनों लड़कियां आ जाए तो उन्हें अच्छे से समझा देना कि उस गांव की तरफ नहीं जाना है, ठीक है? राघव फल की टोकरी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हवेली में हर्ष गुर्जर दूर से उन्हें घूरता रहता है। 1-2 दिन बीतने के बाद हर्ष के मन में खलबली मची। माया को नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं इसे पाकर रहूंगा। आखिर इसका चेहरा कैसे देखूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तभी हर्ष देखता है कि दोनों बहनें बातें करते हुए हवेली से बाहर निकल रही हैं। अरे, ये दोनों बातें करते हुए हवेली के बाहर जा रही हैं। चलो पीछा करके देखता हूँ, शायद इन दोनों का चेहरा देखने का मौका मुझे मिल जाए। हर्ष पीछा करता है। दोनों तालाब के किनारे पहुंचकर अपना नकाब हटाती हैं और पानी पीने लगती हैं। अरे, जान में जान आई। ये नकाब पहनते पहनते तो हमारा दम घुटने जैसा लगा था। हाँ, सच में हमें अपना ही चेहरा छुपाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमने अपना चेहरा नहीं छुपाया होता तो मेरा चेहरा तो बिल्कुल माँ जैसा है, वो मुझे देखते ही पहचान जाता। इसलिए मुझे तो अपना चेहरा खास करके छुपाना पड़ेगा। तभी पीछे से हर्ष आता है
और अदा को देखते ही पहचान जाता है। अच्छा, तो ये माया की बेटी है। वही आंखें, चेहरा, चाल चलन सब कुछ वही है। यानी ये माया की बेटी है। चलो कोई बात नहीं। 20 वर्ष पहले मैं इसकी माँ को तो नहीं पा सका, लेकिन इसकी बेटी को तो जरूर पाकर रहूंगा। हर्ष उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों बहनें डर के मारे कांपने लगती हैं। मुझे जाना चाहिए। रुक जाओ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों इस माया की बेटी हो और इतने दिनों से तुम नकाब पहनकर मेरी हवेली में रह रही थी। बस मुझे ये बताओ कि क्या ये सच है? हाँ, ये सब सच है। मैं उनकी बेटी हूँ। मैं सोफिया और ये अदा है। हमें जाने दीजिए सेठ जी, हमसे गलती हो गई। देखो, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे जो पुरानी बात थी उसे छोड़ो। लेकिन अब एक मौका मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो अदा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। अरे मुझे तुम मिल जाओगी तो मैं तुम्हारी इस बहन सोफिया का विवाह एक बहुत ही अच्छे परिवार में करा दूंगा। ठीक है? और तुम्हारे माता पिता को भी पूरी इज्जत के साथ इस गांव में वापस आने दूंगा। मेरे डर से गांव वाले तुम्हारे माता पिता को यहाँ आने नहीं देते ना। तुम्हें वो सारे मान सम्मान इज्जत बकायदा मिलेंगे। बस तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। कभी नहीं। जिस आदमी ने मेरे परिवार के साथ इतना कुछ गलत किया है, मैं उससे कभी विवाह नहीं कर सकती। चलो सोफिया, हम यहाँ से चलते हैं। अदा सोफिया का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। हर्ष उन्हें जाते हुए देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अभी तो तुम जा रही हो, लेकिन तुम दोनों वापस जरूर आओगी मेरे पास। हर्ष भी वहाँ से अपनी हवेली की ओर निकल जाता है। दोनों बहनें परेशान होकर अपनी गुफा वाले घर पहुँचती हैं। ये क्या? तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं पूरी रात परेशान थी। तुम्हारे पिता भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऐसे कहीं मत जाया करो। मुझे माफ कर दो माँ। हम लोग गांव की तरफ चले गए थे काम की तलाश में, ताकि हमारे खाने पीने की कुछ स्थिति ठीक हो सके। बेटी, मैंने तुम्हें 100 बार बोला है कि गांव की तरफ मत जाओ। गांव वाले हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज के बाद तुम उधर कभी मत जाना। तुम दोनों हमारे जीने की वजह हो। सोफिया से रहा नहीं जाता और वो माँ को सारा सच बता देती है। उस हर्ष से तुम दोनों दूर ही रहना। वो अच्छा आदमी नहीं है। उसने पहले ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तीनों परेशान हो जाते हैं। अगले 2-3 दिन गुफा में भारी उदासी के साथ बीतते हैं। सोफिया का मन अब उस अभाव भरी जिंदगी से उबरने लगा था। वो चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती। तभी पीछे से अदा आती है। क्या हुआ सोफिया? देख रही हूँ 2-3 दिनों से तुम बहुत परेशान हो। क्या सब ठीक तो है ना? देखो अदा, हम 2 दिन उस गांव में रहकर आए। हवेली में रहे। वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन मुझे बहुत याद आ रहा है। हमारी इस गुफा में क्या है? ना ही हमें ढंग का भोजन मिलता है। सिर्फ फल और सब्जियाँ खाते हैं। ना ही यहाँ अच्छा बिछावन है और ना ही अच्छा घर। हमारे आसपास कोई लोग भी नहीं है। मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं सोफिया? अदा, तुम एक काम करो ना। तुम हर्ष सेठ से विवाह कर लो। उसके बदले हमें गांव का जीवन जीने का मौका मिलेगा और माता पिता भी गांव में रह सकेंगे। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं वैसे इंसान से कभी विवाह नहीं कर सकती जिसने हमारे घर परिवार को बर्बाद किया है। तुम ये बहकी बहकी बातें करना बंद करो और चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही है। अदा वहाँ से चली जाती है।
पर सोफिया के मन में सुख सुविधाओं का लालच बैठ चुका था। ये तो कभी हाँ नहीं भरने वाली है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोफिया चोरी छिपे गुफा से निकलकर हर्ष गुर्जर की हवेली पहुंच जाती है। उसे अचानक सामने देख हर्ष चौंक जाता है। सेठ जी, मैं आपके पास आ गई हूँ। मेरी बहन तो आपसे विवाह नहीं करेगी, पर मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस गांव में अच्छे से रहना है, अच्छे कपड़े और अच्छा घर चाहिए, जो उस जंगल वाली गुफा में मुझे नहीं मिलता। अच्छा, तो तुम तैयार हो गई। ठीक है, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा मैं कहूंगा ना, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतने में वहां संदीप आ जाता है। संदीप, पूरे गांव में ऐलान कर दो कि मेरी और इस लड़की सोफिया का विवाह कल धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ इसी हवेली में होगा। जाओ। हाँ जी सेठ जी, मैं सबको बता दूंगा। संदीप पूरे गांव में घोषणा कर देता है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। गांव का एक आदमी माधव, जो राघव का पुराना दोस्त था, जब ये सुनता है तो सन्न रह जाता है। क्या? नहीं 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 नहीं, ये बात जाकर मुझे अपने दोस्त राघव को बतानी होगी कि उसकी बेटी कर क्या रही है। माधव भागते हुए घने जंगलों को पार कर गुफा में पहुंचता है। वहां उसे अदा बैठी हुई मिलती है। माधव काका, आप यहाँ? पिताजी तो घर पर नहीं है। आप ही तो हैं गांव में जो हमें पहचानते हैं। क्या हुआ? अरे बिटिया, ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब वो आए तो उन्हें बता देना कि तुम्हारी बहन सोफिया उसी हर्ष सेठ से विवाह करने जा रही है, जिसने तुम्हारे माता पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोफिया ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। अब मैं सच बोल रहा हूँ बिटिया, पूरे गांव में ढोल पिटवा दिए गए हैं। चलो अब मैं जाता हूँ, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे भी गांव से निकाला दे देंगे। चलो, राम राम। माधव वहां से बदहवास होकर भाग गया। नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। मैं उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। फिर अदा भागती हुई हर्ष गुर्जर की हवेली पहुंची। जैसे ही हर्ष अदा को देखता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आखिरकार तुम आ ही गई। हमें पता था कि तुम अपनी बहन को बचाने जरूर आओगी। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसे छोड़ दो, वो बच्ची है। उसे समझ नहीं है कि तुम ये सब सिर्फ एक नाटक और बदला लेने के लिए कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कल मंडप में सोफिया की बजाय तुम्हें दुल्हन बनकर बैठना होगा और मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है, अगर मेरे विवाह करने से मेरी बहन की जिंदगी बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। बस मेरी बहन को कुछ मत करना और उसे इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। मंजूर है? कल गुफा के सामने वाले जंगल में ही विवाह की वेदी सजेगी। तुम बस दुल्हन बनकर आना। उधर गुफा में राघव और माया का बुरा हाल था। अरे ओ माया, मुझे माधव मिला था। उसने बताया कि हमारी दोनों बेटियां उस हर्ष की चंगुल में फंस चुकी हैं। ये क्या कहूँ मैं, कैसा नालायक पिता हूँ मैं, क्या कहूँ मैं। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। मेरी मासूम बेटियां उस राक्षस के चंगुल में फंस गई हैं। राघव जी, हमें ये विवाह रोकना पड़ेगा। माया की आंखों से गिरते हुए आंसू गुफा के उस रहस्यमयी मायावी दरवाजे की चौखट पर गिरे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो पत्थर का दरवाजा एक तेज रोशनी के साथ खुल गया। इसके अंदर क्या है? चलिए चलकर देखते हैं। तभी माया और राघव परेशान होकर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं।
तभी एक बहुत ही बड़ा काला महल खड़ा होता है। हैं? ये कैसा महल है? काला और इतना अजीब सा वातावरण क्यों है आसपास? घबराओ मत, ये तुम्हारे धैर्य और नेक कर्मों का फल है। ये महल और इसकी शक्तियां अब तुम्हारी है। कैसा फल? मेरी बेटी उस राक्षस की पत्नी बनने जा रही है। मुझे धन दौलत नहीं, अपनी बेटी चाहिए। ये दिव्य रोशनी अपने साथ ले जाओ। जहां ये रोशनी पड़ेगी वहां सारा सच सामने आ जाएगा। अधर्म का नाश होगा और न्याय की जीत होगी। तभी तेज रोशनी फैली और एक रोशनी का गोला माया के हाथ में आ गया। जाओ, अपनी बेटी को बचा लो। हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहीं जंगल के बीचों बीच मंडप सजा था। गांव वाले जमा थे और जैसे ही विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी, माया हाथ में वो दिव्य रोशनी लेकर वहां पहुंच गई। आओ माया, आओ आओ। देखो, आज तुम्हारी बेटी गुर्जर खानदान की बहू बनने जा रही है। माया ने बिना कुछ कहे वो दिव्य रोशनी पूरे मंडप और हर्ष पर डाल दी, जिससे गुर्जर का सारा सच गांव वालों के सामने आ गया। अरे दैया रे दैया, ये हर्ष तो बड़ा पापी निकला। इसने राघव वैद्य को बेगुनाह फंसाया था। अरे हर्ष गुर्जर, तुमने पूरे गांव को धोखा दिया। अरे तुमने एक निर्दोष परिवार को तड़पाया। तुम्हें अभी के अभी इसी वक्त इस गांव से निकल जाना होगा और तुम्हारे पास जो भी धन संपदा है वो इन सभी परिवारों को सौंपा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कष्ट झेला है इस इंसाफ के लिए। हर्ष को जलील करके गांव से निकाल दिया जाता है। संदीप भी डर के मारे भाग जाता है। सोफिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अदा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो अदा, लालच में आकर मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कोई बात नहीं सोफिया, अब सब ठीक है। फिर सभी गांव वाले माफी मांगते हैं। राघव और माया को 20 साल बाद इंसाफ मिला। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।